बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी हिंदी फर्स्ट से रहेगी, तो आप लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक्स रेडी रखिए। हिंदी फर्स्ट लेसन 7। ओके, आप तैयार हैं? बुक सबकी निकल गई है सामने? तो आज की क्लास हम लेसन 7 हिंदी फर्स्ट से शुरू करने जा रहे हैं। सर्वनाम। जैसा कि आप देख रहे हैं लेसन 7 सर्वनाम में स्टार्टिंग में एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है। उसमें आप क्या देख रहे हैं? किस चीज का वो चित्र है? एक चिड़ियाघर का। उसमें कई तरह के जानवर दिखाए गए हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स के साथ भी आए हैं कुछ बच्चे। तो वो चिड़ियाघर में जानवरों को देख रहे हैं। आपने चित्र में यही देखा? आपकी समझ में ये चीज आ रहा है कि चिड़ियाघर का चित्र है? तो अब इसके बाद से हम इसके बाद जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ करके आपको समझाते हैं। कल मैं दादाजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। वहां मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा। शेर अपने पिंजरे में दहाड़ रहा था, बंदर सबकी नकल उतार रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। हम लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। तो इस चित्र के द्वारा हमने देखा कि एक चिड़ियाघर का चित्र बना है। उसमें बच्चे, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। पिंजरे में जानवरों को भी दिखाया गया है। तो उसको अब इस पैराग्राफ के द्वारा समझाया जा रहा है कि एक बच्चा है जो अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गया है और वह वहां पर बहुत सारे जानवरों को भी देखता है। एक शेर देखता है जो अपने पिंजरे में बंद है और वो अंदर पिंजरे के अंदर से ही दहाड़ रहा है। बंदर भी पिंजरे के अंदर है लेकिन वो सबकी नकल उतार रहा है। अगर कोई कुछ फेंक रहा है तो वो भी फेंकने की एक्टिंग कर रहा है, तो कुछ खाने के लिए दे रहा है तो खाने की एक्टिंग कर रहा है। इसी तरह से चिड़िया जो है छोटे छोटे पिंजरों में बंद है, वो अपने पिंजरे में ही उछल कूद करके चहचहा रही है, बोल रही है और हम लोग उन्हें देख करके हंस रहे हैं। ये सारी चीजें सबको अच्छी लग रही है, मन को सुकून दे रही है। तो उससे क्या हो रहा है? व्यक्ति उसको देखकर जब उसको खुशी महसूस हो रही है तो वो हंसेगा ही। तो उसी प्रकार से बच्चे जो चिड़ियाघर में है, जानवरों को देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, वो उनको देख करके हंस रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में दादाजी, चिड़ियाघर, जानवरों, शेर, बंदर, चिड़िया, लोग, ये सारे शब्द हमारी संज्ञा है। क्यों संज्ञा है? क्योंकि ये सारे नाम के द्वारा दर्शाए जाते हैं। जैसे दादाजी एक व्यक्ति का नाम, दादाजी सबके घर में है, बुजुर्ग होते हैं। तो यहाँ जो दादाजी शब्द दिया गया है वो संबोधित करने के लिए दिया गया है। दूसरा है चिड़ियाघर। आप जिसमें रहते हैं वो भी एक घर है, हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी एक घर की तरह विद्यालय है। तो इस तरह से इमारतें जो बनी हैं वो सारी इमारतें अलग अलग, जैसे किसी का घर है तो किसी का दुकान भी हो सकता है, किसी का घूमने टहलने के लिए भी कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, एंजॉय करने के लिए भी कई इमारतें बनी हुई हैं। तो इस तरह से चिड़ियाघर भी एक तरह से चारों तरफ से कैद करके रखा जाता है, जानवरों को उसके पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। तो ये चिड़ियाघर जो नाम है, इससे क्या आप समझ रहे हैं? इसमें जब हम जाएंगे तो वहां अलग अलग पिंजरों में तरह तरह के जानवरों को रखा जाता है, पंछियों को रखा जाता है, चिड़ियों को रखा जाता है। जो हमारे हर जगह वो जानवर या पक्षी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से लोग उनको लेकर आते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं, ताकि जिनको उनके बारे में जानकारी नहीं है वो उसको देख सकें, आनंद ले सकें उनसे। ये जो चिड़ियाघर शब्द है ये एक नाम को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से जानवरों में सिर्फ एक जानवर का यहाँ पे बोध नहीं कराया गया। जानवरों कहा कि यानी बहुत सारे यहाँ पे जानवर हैं
और इन जानवरों में किसी एक जानवर या जैसे कह सकते हैं कि एक शेर के बारे में या एक बंदर के बारे में या एक कुत्ते के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहाँ जब जानवरों शब्द दिया जा रहा है तो जानवरों शब्द में जितने भी तरह के जानवर हो सकते हैं वो सब उसमें आ सकते हैं। जानवरों शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार के जानवरों को शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार से शेर शब्द दिया गया है, ये एक नाम को दर्शा रहा है, एक जानवर का नाम है शेर जो जंगल का राजा होता है। इसी प्रकार से बंदर, बंदर शब्द है वो भी एक जानवर है जो उछल कूद करता है, पेड़ों पर उछल कूद करता है, फल तोड़ता है। आजकल तो हर जगह बंदर दिखाई दे रहे हैं। ये जो बंदर शब्द है ये भी एक जानवर के नाम को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से चिड़िया, यहाँ चिड़िया कहा गया, चिड़िया नहीं कहा गया। चिड़िया शब्द जो है वो तरह तरह की चिड़ियाएं जो उड़ती हैं आसमान पे, पेड़ों पर बैठती हैं, घर के आसपास भी खुदकती रहती हैं। इसमें सभी प्रकार की चिड़िया आ सकती है, गौरैया हुई, तोता हुआ, कौवा हुआ, कबूतर हुआ, जो भी हमारे आसपास पंछी दिखाई देते हैं वो सब चिड़िया शब्द के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके बाद शब्द है लोग। लोग में किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसमें किसी एक स्त्री या किसी एक पुरुष के बारे में संबोधित नहीं किया जा सकता है। यहाँ लोग शब्द के अंतर्गत सभी लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वो कोई औरत हो या आदमी हो, कोई बुजुर्ग हो या कोई जवान हो या कोई बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो, सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर लोग खड़े हैं, तो क्या रेलवे स्टेशन पर लोग खड़े हैं, लोग जो शब्द है वो क्या केवल एक व्यक्ति का बोध करा रहा है या क्या किसी एक पुरुष या किसी एक महिला का बोध करा रहा है? ऐसा नहीं। लोग शब्द के अंतर्गत वो सभी लोग शामिल हैं जो मनुष्य जाति, मनुष्य वर्ग में आते हैं। ये सारे जो नाम वाले जितने भी शब्द होंगे वो संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि मैं, वहां, मैंने, अपने, सबकी, हम, उन्हें आदि शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए। अब कहा जा रहा है ये जो नाम वाले अब तक जितने भी शब्द दिखाए गए हैं उसके बाद से जो वाक्य हमारा प्रयोग में आ रहा है उसमें उन नाम वाले शब्दों को हटा करके जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मैं, वहां, मैंने, अपने, सबकी, हम, उन्हें आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे इस वाक्य में दर्शाए गए हैं शब्द उनको हम पहले आपको समझाते हैं। ये नाम के स्थान पर प्रयोग में आए हैं। जैसे कि एक बार हम फिर से इसको आपको समझा रहे हैं। जैसे कहा गया है कि मैं कल दादाजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। मैं गया किसके साथ? दादाजी के साथ। वहां मैंने, वहां का जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर हुआ? चिड़ियाघर के स्थान पर किया गया है। वहां मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा। कहाँ देखा? चिड़ियाघर में देखा। तो वहां जो शब्द का संबोधन किया गया है वह चिड़ियाघर के स्थान पर आया। इसी प्रकार से हम लोग देखकर उनको हंस रहे थे, तो वहां सिर्फ हम ही तो नहीं हंस रहे थे, वहां जितने भी व्यक्ति मौजूद थे, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जो भी वहां पे हैं, वो सब लोग उनको देखकर हंस रहे थे। तो ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको ही हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। यानी जहां नाम का बोध होगा वो नाम वाले शब्द हमारे संज्ञा हो जाएंगे, और जब उन शब्दों को हटा करके अगले वाक्य में जिन शब्दों का हमारा प्रयोग होगा नाम के स्थान पर, वही शब्द हमारा सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में भी यही चीज समझाया जा रहा है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको ही सर्वनाम शब्द कहते हैं या उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। परिभाषा आपकी हो गई कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब बारी आती है सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, ये भी हमें जानना है। सिर्फ सर्वनाम ही नहीं होता है, उसके भेद भी होते हैं, उसके प्रकार भी होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका पहला हमारा आया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अरे सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या, अब इसको हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो हमने जाना कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम का हम जब जानना शुरू करते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ये भी जैसे बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति कौन हो गया, जैसे कि समय बोलने का काम मैं करती हूँ तो मैं बोलने वाले में शामिल होगी। सुनने वाला, सुनने का काम इस समय आप कर रहे हैं तो आप सुनने वाले में शामिल होंगे। तीसरा होता है जिसके विषय में बातचीत की जा रही है, और ना मैं हूं ना आप, वो हम दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है। ये बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के विषय में जब बात की जाती है वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि मैं पत्र लिख रही हूँ, लिखने का काम किसके द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया गया, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो गई। दूसरा उदाहरण है तुम कल कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम शब्द का जब प्रयोग हुआ तो वो मेरे बारे में नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम हो गए, यानी मेरी बात को तुमने सुना, तो तुम शब्द जो हो गया वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए संबोधित किया जाता है। इसके बाद हो गया कि वह खेल रही है, यहाँ खेलने का काम कौन किया, मैं कर रही हूँ नहीं, आप कर रहे हैं नहीं, वो कोई और कर रहा है, वह खेल रही है, बाहर कोई और लड़की है जो खेलने का काम कर रही है, वह लड़की जो हो गई वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो भी शामिल होती है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ये तो हमारा पुरुषवाचक पहला सर्वनाम के भेद में आ गया। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, मैं, जहां पे मैं शब्द का संबोधन किया जाएगा, मैं शब्द का प्रयोग करके किसी बात को कहा जाएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष कहलाएगा। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत हमेशा तुम या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम शब्द का प्रयोग मान्य कर रहे हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ मैं बोल रही हूँ और तुम सुन रहे हो, सुनने का काम तुमने किया, मैंने नहीं किया, मैं तो बोलने का काम कर रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हो गई, लेकिन मेरी बात को कौन सुना, आपने सुना, तुमने सुना, तो तुम मध्यम पुरुष हो गए। ये हमारा हो गया दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष हो गया। ये अन्य पुरुष कौन है, जैसे उदाहरण में हम आपको समझा रहे हैं कि वह नाच रही है या वह खेल रही है या वह पढ़ रही है या उसने अपना कार्य अपना कंप्लीट कर लिया, तो वह उसने आदि जो शब्द है वो हम अपने लिए कभी प्रयोग में नहीं लाते हैं, ना ही तुम्हारे लिए ले आएंगे। वो कोई हम और मेरे अलावा और आपके अलावा कोई अन्य तीसरा व्यक्ति, तीसरा कोई भी हो सकता है, जो आदमी हो, महिला हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो सकता है,
वो अन्य पुरुष कौन है? तीसरा व्यक्ति होगा, मेरे और आपके अलावा वो कोई तीसरा व्यक्ति होगा। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब इसके बाद से दूसरा हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहले। अब दूसरा है हमारा निश्चयवाचक वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी भी निकट, निकट का अर्थ होता है नजदीक, तो हमारे पास में, नजदीक में, या दूर के वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी भी वस्तु के, कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, वो हमारे पास में है या दूर में है, लेकिन उसके बारे में जो भी बात कही जा रही है वो एकदम सटीक है, एकदम सही है, उसमें कोई संशय, कोई संदेह, कोई किसी प्रकार का नकारात्मक नहीं है, कि वो उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो भी बात कही जा रही है वो निश्चित तौर पर एकदम सही है, चाहे वो किसी वस्तु के बारे में हो या किसी व्यक्ति के बारे में हो, जो भी बातें हम कहेंगे वो एकदम सही होगा। तो जहाँ पे एकदम निश्चित, एकदम सटीक आंसर दिया जाए या एकदम निश्चित तौर पे वो बात सही हो, तो वहां पे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और इसको ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे कि यह मेरा मोबाइल, उदाहरण में दिया है कि यह मेरा मोबाइल, तो ये जो हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं ये मेरा ही है, आपका नहीं है, या मेरे घर के किसी अन्य सदस्य का वो मोबाइल नहीं है, वो पर्सनली मेरा ही है। दूसरा, वह विद्यालय है, कहा जा रहा है कि वह विद्यालय है, वो विद्यालय ही मेरा या आपका घर नहीं है। वह विद्यालय है, वहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ने की क्रिया की जाती है, उसका समय निर्धारित होता है, बच्चे उसी समय के अंतर्गत आते हैं और निर्धारित समय पर ही वापस जाते हैं। उस समय के अंतर्गत अंतराल में जो भी समय आता है और आने और जाने के बीच में वो सारा समय विद्यालय में बैठ करके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से वह विद्यालय है, हाँ वो विद्यालय ही है, मेरा या आपका घर नहीं है, किसी का फैक्ट्री नहीं है, किसी की कोई दुकान नहीं है, वो विद्यालय है, वो विद्यालय है, ये एकदम सटीक है, एकदम सही है, वो विद्यालय ही है। तीसरा है, ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, हाँ ये सही है, ये मेरे नाना जी ही है, मेरे चाचा या फूफा नहीं, वो जो व्यक्ति है वो मेरे नाना जी ही है। तो एकदम सही है। यहाँ पे जब बातों में सटीकता होगी, शुद्धता होगी, सच्चाई होगी, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बारी आती है, हाँ इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो भी बातें कही जाएंगी उसमें संकेत के द्वारा भी समझाया जाएगा। जैसे कि यह मेरा मोबाइल है, यहाँ संकेत कर सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, इशारे से इसको बता सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये सही है कि मेरा ही है। वह विद्यालय है, वो विद्यालय है, यहाँ इशारे से बताया जा रहा है, दूर से खड़े होकर के बताया जा रहा है कि वो जो दिख रहा है वो मेरा विद्यालय। इसी प्रकार से यह मेरे नाना जी हैं, भले वो बच्चा हाथ पकड़कर साथ में चल रहा है, वो बता रहा है कि मेरे नाना जी। तो इस तरह से जब बातें समझाई जाती हैं, संकेतों के माध्यम से भी इसको समझाया जा सकता है। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम दोनों है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
तीसरा प्रकार है ये सर्वनाम के भेद का, ये तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं देते, ये ठीक इसके निश्चयवाचक सर्वनाम से ठीक अपोजिट ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक कहा गया है। जो सर्वनाम शब्द किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं देती, यानी जो भी बातें कही जाएंगी उसमें भी कुछ संदेह है, शायद ऐसा हो सकता है, वह नहीं या एकदम सही नहीं है, शायद उसमें संदेह जाहिर किया जाए। तो ऐसे जब शब्द हमारे प्रयोग में आते हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ना वो किसी चाहे वो वाक्य किसी वस्तु के बारे में कही जा रही है या किसी व्यक्ति के बारे में कही जा रही है, जो भी बातें कही जाती है वो एकदम से सही नहीं है, उसमें संदेह है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है। आप चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, चाहे अपना होमवर्क कर रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, या साथ साथ कुछ और काम में भी आपका दिमाग लगा हुआ है। चाय पीते पीते आपने कप रख दी टेबल पे, अचानक से आपको ऐसा सुनाई देता है, आवाज एक टप सी आती है जैसे चाय में कुछ गिर गया, ऐसी आवाज आती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस दौरान आपने उसमें देखा नहीं कि उसमें क्या गिरा। जब आपने देखा नहीं क्या गिरा है, उसमें दिख भी नहीं रहा है, हो सकता है वो अंदर चली गई हो, तो उस दौरान आप उसमें जब देख नहीं सकते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होगा शायद इसमें कुछ गिरा, लेकिन क्या गिरा आपने देखा नहीं है, पर आपने आभास किया, आपको ऐसा अनुभव हुआ कि इसमें कुछ गिरने की आवाज आई। इसी तरह से दिल्ली से कोई आ रहा है, दिल्ली से कोई आ रहा है वाक्य कहा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन कौन आ रहा है, आपका कौन सा वो रिश्तेदार है जो दिल्ली से आ रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं। मान लीजिए आप स्कूल चले आते हैं पढ़ने के लिए, घर गए, घर जाते ही आपसे कहा जाता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, दिल्ली से कोई आने वाला है, कोई आ रहा है, मगर आपकी मम्मी ने ये नहीं बताया कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा रिश्तेदार है या कौन सा परिचय वाला है जो दिल्ली से आ रहा है। बस आपसे कहा गया कि आप जल्दी से रेडी हो जाइए, कोई आ रहा है, ये नहीं बताया गया कि कौन आ रहा है। यहाँ संदेह है, आपके मन में ये विचार आएगा कौन आ रहा है, मम्मी ने ये तो बताया ही नहीं कौन आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण दिया गया है, यह किताब किसी ने दी थी। किसने दी थी मुझे याद नहीं है, पर किसी ने दी थी, मैं भूल गई उस चीज को, किसने दिया। तो यहाँ पे बातें निश्चित नहीं होती है, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, इसको भी तो हमें जानना है। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध बताया जाएगा, यानी उसका प्रयोग किया जाएगा, तो उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकते हैं,
दोनों के बीच संबंध बताए जाए, यानी दो वाक्य एक साथ प्रयोग में आते हैं, जो जिसमें एक में आकार संज्ञा का बोध कराया जाएगा, दूसरे में सर्वनाम। लेकिन दोनों वाक्य एक साथ हमारे आते हैं और उन दोनों वाक्य, पहला वाक्य जिस पर आधारित होगा, दूसरा भी उसी से संबंधित बात उसमें कही जाए, यानी दोनों वाक्यों के बीच संबंध होगा। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है। जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है। जो पढ़ रहा है, जो शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हो गया। विद्यार्थी कौन हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन दोनों में संबंध है, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है बात, कि जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी, जो पढ़ रहा है, जो वाक्य कहा गया है वो दूसरे वाक्य से ही संबंधित है। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि वह विद्यार्थी है, यानी जो शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वह विद्यार्थी के लिए ही प्रयोग में आया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी जिसकी है भैंस भी उसी की है। यहाँ पहले वाक्य में कहा गया जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, दूसरे वाक्य में कहा गया उसकी भैंस है, यानी लाठी जिसकी है भैंस भी उसी की है। जिसकी उसकी, इन दोनों में संबंध है। किसके द्वारा? लाठी और भैंस शब्द। लाठी किसकी है? जिसकी लाठी है भैंस भी उसी की है। दोनों वाक्यों में हमारा एक साथ संबंध हो रहा है, यानी लाठी और भैंस दोनों एक ही व्यक्ति से संबंधित है, यानी जिस व्यक्ति की लाठी है भैंस भी उसी व्यक्ति की है। इसके बाद हमारा आता है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में होता है, उनको ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे जो भी बातें कही जाएंगी वो प्रश्न पूछने की क्रिया में कही जाएंगी। जैसे कि अभी फिर से इसको एक बार हम कह रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो, या किसी वस्तु के बारे में बात हो, या किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, बात किसी, यही तो तीन आधार होते हैं हमारे बात करने के। या तो हम किसी वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी स्थान के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बात करने का कोई और जरिया होता है? नहीं, यही बात करने का माध्यम होता है। पहला वस्तु के बारे में, दूसरा व्यक्ति के बारे में, और तीसरा स्थान के बारे में। तो जो भी बातें कही जाएंगी उनके संबंध में वो प्रश्न पूछने की क्रिया में ही कही जाएगी। जैसे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या जो शब्द आया ये प्रश्नवाचक शब्द होता है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है, देखो बाहर कौन आया है। जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, अचानक से डोरबेल बजती है, आपकी मम्मी या पापा कोई भी आपसे ये कहता है कि जाओ देखो बाहर कौन आया, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया। तो यहाँ जो कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन शब्द ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिस भी वाक्य में प्रयोग होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तीसरा उदाहरण है कि यह भिक्षा किसको दे रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो किसी को भिक्षा दे रहा है, कुछ दान कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि ये किसको दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो कौन है। यहाँ पूछा गया है प्रश्न को,
तो इस दौरान ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब इसके बाद बारी आती है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का आखिरी यानी छठा पेज। निजवाचक सर्वनाम ये हमारा सर्वनाम का छठा प्रकार। तो ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे हमने अभी तक 5 प्रकार जाने हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम का छठा भेद है, उसको भी हम लोग जानते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग में जब भी किया जाएगा वो अपने बारे में ही किया जाएगा। वो इसको भी जो भी बातें हम कहेंगे उसमें सिर्फ अपने बारे में उस बात को हम जाहिर करेंगे, उसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करते। तो जहां पे सिर्फ अपने लिए स्वयं के लिए बातें कही जाएंगी वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। जो शब्द का प्रयोग होगा वो सिर्फ अपने लिए प्रयोग होगा, वही शब्द हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण में कहा जा रहा है कि तुम अपने आप चले जाओ। तुम अपने आप चले जाओ, जैसे तुम आए हो वैसे तुम अपने आप चले जाओ। ना मैंने तुम्हें बुलाया ना मैं तुम्हें भेजूंगी, तुम खुद से आए हो खुद से जाओ। दूसरा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हम जो भी कार्य करें खुद से करने की आदत डालें, स्वयं करें, दूसरों पे आश्रित ना रहें। तो यहाँ जो स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है वो अपने लिए किया गया है। तीसरा, वह खुद आया था। वह खुद आया था, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद से आया है। और आया है तो आया है, मैंने तो उसे बुलाया नहीं है। यहाँ जो खुद शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ? अपने लिए हुआ। वो अपने आप आया, मैंने उसे नहीं बुलाया, अपनी मर्जी से वो आया। अपने आप चले जाओ, जैसे तुम अपने से आए हो वैसे अपने आप चले जाओ, अपने लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये शब्द जो प्रयोग में आते हैं ये पहचान के लिए होते हैं। अपने आप, स्वयं, खुद आदि जहां जिस बात में शब्द का प्रयोग होता है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सर्वनाम की परिभाषा भी हो गई और सर्वनाम के भेद भी हमारे हो गए। तो इस तरह से हमारा सर्वनाम लेसन कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद से बारी आती है एक्सरसाइज की, तो वो आपको हम कल की क्लास में कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें पाठ के बाद विशेष शब्द दिए गए हैं। पाठ के बाद विशेष जो प्रश्न दिए जाते हैं वो हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी हमने आपको पाठ समझाया उसी प्रकार से आप विशेष प्रश्नों को भी एक बार समझ लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे बताइएगा, हम उसके फिर से आपको एक बार विशेष प्रश्नों को समझा देंगे। तो विशेष प्रश्न में हम आप देखिए कि इसमें पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि सर्वनाम के वचन रूप इस प्रकार है। सर्वनाम के वचन रूप इस प्रकार हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा, उसे आदि शब्द एक वचन के अंतर्गत तथा हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें आदि शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको हम पिछले लेसन में वचन पढ़ाए हैं, वचन में आपने एक वचन और बहुवचन पढ़ा ही है। उस दौरान जैसे आपको कोई शब्द दिया जाता है और कहा जाता है कि इस शब्द का आप बहुवचन बनाइए, तो आपने झट से बना दिया। उसी प्रकार से अब इसमें कहा जा रहा है कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं उसमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन सर्वनाम शब्दों में भी होते हैं। जैसे कि मैं, मैंने शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और
हम सब आदि जो शब्द होते हैं ये बहुवचन के लिए होते हैं। इसी प्रकार से अन्य शब्दों के भी बहुवचन होंगे, जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे उनका भी बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्द के एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। दूसरा है वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। कहा जा रहा है कि वह जो शब्द होता है उसका प्रयोग वह शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक का जब प्रयोग होता है तो उसमें अन्य पुरुष में वह शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हमने इधर बनाया ना पुरुषवाचक में अन्य पुरुष ये तीसरा है। तो इसमें जब हम किसी भी शब्द का बोध कराएंगे तो वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कराएंगे, तो वह अन्य व्यक्ति कौन होगा? वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष में होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वह शब्द पुरुषवाचक में प्रयोग होता है और निश्चयवाचक में भी प्रयोग होता है। अगर कभी पूछा जाए कि वह सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के किस भेद में किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि पुरुषवाचक में भी और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में वह शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि वह आ रहा है, वह आ रहा है, ये हमारा पुरुषवाचक के अन्य पुरुष का उदाहरण हो गया कि वह आ रहा है। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि ये निश्चयवाचक में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण में है कि मेरी पुस्तक वह है, मेरी पुस्तक वह है। तो मेरी ही पुस्तक है, वो आपकी या किसी अन्य की नहीं, वो पुस्तक मेरी है, ये निश्चय है, इसलिए इसका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। तीसरा है आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि आप जो शब्द का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक और निजवाचक, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में आ गया। मध्यम पुरुष में हमने आपको क्या समझाया था? आप और तुम दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा मध्यम पुरुष में आ गया पुरुषवाचक के। दूसरे पे मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग हो गया और निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही आप शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप अपने आप चले जाइए, आप शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ। तो इसी प्रकार से जैसे हमने वह का प्रयोग बताया पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में होता है, दोनों में उसी प्रकार से पुरुषवाचक में और निजवाचक में आप शब्द का प्रयोग एक साथ दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये हमारा आज का कंप्लीट होता है। अगर फिर भी इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो, तो आप कभी भी ये फोन से पूछ करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक की हमारी रहेगी। में आप लोग नोट कर लीजिए। सर्वनाम के यही आपका होमवर्क रहेगा कि सर्वनाम के भेद, यानी ये जो भेद आपको समझाया है उसको आप अच्छे से